नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो हेडिंग डालें टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम में आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कर। तो टैक्स आज के जमाने की कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि टैक्स आज से ही लिया जा रहा है। टैक्स आपका बहुत ही लंबे समय से कलेक्ट की जाने वाली एक सर्विस है। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक कर है जिसको हिंदी में टैक्स, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। अब टैक्स क्या है? तो जब कहा जाता है कि किसी सेवा, सर्विस का आप यूटिलाइजेशन करते हैं और इस यूटिलाइजेशन के अगेंस्ट आप जो कीमत अदा करते हैं उसे टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर ए सर्विस इज कॉल्ड टैक्स। अब आप देखिए इन जनरल वे में हम लोग उसको उस वस्तु की कीमत या सेवा की कीमत बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ आई एम मूविंग फ्रॉम डीटीसी बस, तो डीटीसी बस वाला मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके अगेंस्ट मैंने 10 रुपए की टिकट या 15 की या 20 की टिकट मैंने ली। तो सेवा के बदले में मैंने 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए टिकट के लिए पे किए, तो वो भी एक कर हुआ। लेकिन नहीं, यहां पर थोड़ा सा अंतर इस चीज में आपको समझना होगा कि कर सेवा के बदले दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो बस है, बस की जो टिकट ले रहे हैं, ये भी एक सर्विस है। तो इसके अगेंस्ट जो आपने 10 रुपए की टिकट ली, ये आपकी टैक्स नहीं कहलाएगी। ये आपकी टैक्स नहीं कहलाएगी, ये आपका सर्विस चार्ज कहलाएगा। तो अब टैक्स क्या कहलाएगा आप देखिए। जैसे अब सेवा के बदले में है, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जीओआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको जॉब दी कि लो जॉब करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस, आपको सेवा प्रोवाइड करी। अब आप इस जॉब में काम कर रहे हैं, इस जॉब से आप अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमा रहे हैं। तो अब इस जॉब से आपको हो रही है आय।
तो देखिए, इस आय से आप अपना जीवन, एक व्यक्ति अपना जीवन चला रहा है। अब इस आय के दो माध्यम होंगे यहाँ पर। भाई, जॉब से आय प्राप्त हो गई, लेकिन आय पर देखिए, सरकार कहेगी और ये व्यक्ति कहेगा सरकार से कि सर मैंने काम किया है तो मुझे पैसा मिलेगा। तो सरकार कहेगी अगर मैं तुमसे ये काम तुम्हारा छीन लूं तो तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो दोनों की बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सरकार कहेगी ये जॉब, ये नौकरी मैंने तुम्हें दी है, तभी तो तुम उस पैसे को कमाने के योग्य बने हो। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं तभी मुझे इनकम मिल रही है। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि ठीक है, आपने काम किया, आप लो, लेकिन एक परसेंटेज अमाउंट आपको मुझे पे करना पड़ेगा, मैंने जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड की। मैंने जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड की। तो अब देखिए, इस आय पर जो इस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा, अभी आय कहां से आई है? इस जॉब से। तो इस सरकार ने इस व्यक्ति को आय कमाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करा, तो ये सर्विस हो गई। तो इस सर्विस पर जो उसको, इस सर्विस से प्राप्त इनकम पर जो उसको टैक्स देना पड़ा, वो उसको जो एक राशि पे करनी पड़ी, वो टैक्स कहलाएगा। उसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद वेरियस स्टेज से होता हुआ शॉप पर आता है, और आप उसको खरीदते हैं शॉप पर। तब भी आपको वहां पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो कैसा टैक्स होता है? अब देखिए, आय आपने कमाई, जॉब आपने की, आपकी इनकम से आपको सीधे सीधे टैक्स देना पड़ा, और टू द गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एक शॉपकीपर जो सामान बेच रहा है उस पर भी वो आपसे टैक्स ले रहा है, तो वहां पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो वस्तु को सर्विस लेने के लिए, भाई शॉप से आपने वो सामान लिया, तो आपको सर्विस दे रहा है शॉपकीपर, उस सर्विस के अगेंस्ट आपसे टैक्स ले रहा है। तो यहाँ पर भी ये टैक्स हो गया एक तरीके का। तो एक टैक्स का वो प्रकार था, एक टैक्स का ये प्रकार है। तो ऐसे ही आपसे मैं कहूंगा कि जिन जनरल किसी सेवा के बदले, किसी सर्विस के स्थान पर आपसे जो अमाउंट लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। ठीक है। टैक्स पेड फॉर एनी फैसिलिटी और सर्विस इज कॉल्ड, अमाउंट पेड फॉर एनी फैसिलिटी और सर्विस इज कॉल्ड टैक्स। तो हेडिंग और डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज, नंबर एक लिखे व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? तो लिखें अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विस और फैसिलिटी, अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विस और फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट, amount paid for any service or facility to the government, to the government is called tax.
अब देखिए, टैक्स की कंडीशन एक और है, टैक्स की एक और स्टेज है, टैक्स की एक और कंडीशन है। डेफिनेशन तो यही है, लेकिन टैक्स की कंडीशन एक और है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो ये ए व्यक्ति गवर्नमेंट से ये पूछ सकता है कि मैंने जो ये टैक्स पे किया, आपने इसका क्या किया। ए व्यक्ति सरकार से अपने द्वारा पे किए गए टैक्स के बारे में सरकार से ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट आपने इस टैक्स का क्या किया, कहाँ गया ये पैसा, बताओ। और वहीं एक टर्म और है, वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको, जिसे मैं मानता हूं वो टर्म एक्स है, और वो भी वो व्यक्ति टैक्स की तरह ही पे करेगा, लेकिन और पे करेगा सरकार को ही, लेकिन वो व्यक्ति इस टर्म के लिए, और वो टर्म है सेस, इस टर्म के लिए सरकार से नहीं पूछ सकता कि आपने इस पैसे का क्या किया। अब टैक्स और सेस में क्या अंतर है? पहला अंतर ये कि अगर देखिए, सेस व्यक्ति ही पे करेगा और टैक्स भी व्यक्ति ही पे करेगा, तो पहला अंतर ये है कि सरकार से पूछ सकता है टैक्स के बारे में कि आपने मेरे द्वारा पे किए गए टैक्स का क्या किया, लेकिन सेस के बारे में पूछ नहीं सकता, और पूछेगा भी तो सरकार बताएगी नहीं। लेकिन टैक्स के बारे में सरकार कंपलसरी बताएगी कि हाँ, आपने जो टैक्स पे किया, इसका यहाँ यहाँ पर ये काम हुआ। दूसरा अंतर यह है कि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट जो सेस कलेक्ट करती है, टैक्स के विपरीत जो सेस कलेक्ट करती है, तो जो टैक्स है वो इस टैक्स के पैसे को इस व्यक्ति के ऊपर ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में खर्च करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस व्यक्ति से जो टैक्स कलेक्ट करती है, इस टैक्स के पैसे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इसी के ऊपर खर्च करती है, और इस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट भी इन्हीं दो माध्यम से करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अब जैसे देखिए, ए और गवर्नमेंट, तो जो ए व्यक्ति है दो तरीके से गवर्नमेंट को पे करेगा, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। और ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे को जो टैक्स में गया है उसको खर्च करेगी, तो डायरेक्ट मेथड से खर्च कर सकती है या इनडायरेक्ट मेथड से खर्च कर सकती है। किस पर? इस ए व्यक्ति के ऊपर। तो जब बात करेंगे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और वही जब सरकार उस इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट किए गए टैक्स को उस व्यक्ति पर खर्च करेगी, तो कितने तरीके से करेगी? या तो वो सीधे डायरेक्ट से रूप से कर सकती है या फिर इनडायरेक्ट रूप से कर सकती है। अब डायरेक्ट रूप से खर्च करने का क्या मतलब, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं सरकार व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से कैसे करेगी, फिर मैं समझाता हूं कि टैक्स, क्योंकि टैक्स तो आपको पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्च कैसे करेगी। तो देखिए, जब बात करता हूं डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट वो क्या करेगी, इसको सैलरी देगी सीधे इसके अकाउंट में, जॉब कर रहा है,
जॉब के लिए इसको अकाउंट में सीधे सैलरी जाएगी। एक व्यक्ति को सैलरी उसी के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से मिलती है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सब की सैलरी जनता जो टैक्स पे करती है उसी से मिलती है। दैट्स वाई वो गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। पहला डायरेक्ट का ऑप्शन। दूसरा डायरेक्ट का ऑप्शन कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को डायरेक्ट सब्सिडी दे। भाई सीधे व्यक्ति के लिए जा रही है ना सब्सिडी। आपने एलपीजी सिलेंडर लिया, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 300 रुपए की सब्सिडी है इन केस फॉर एग्जाम्पल, तो 300 रुपए की सब्सिडी सरकार आपके खाते में डायरेक्ट भेज रही है। वो सब्सिडी सरकार आपको दे रही है तो सरकार के पास जो पैसा है वो उससे दे रही है। अब सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार को तो पैसा मिलता टैक्स से ही है। तो ये हो गया डायरेक्ट। समझ आई बात? तो डायरेक्ट में ये दो एग्जांपल देखिए। अब इनडायरेक्ट में देखिए, सरकार ने इस व्यक्ति के लिए हाईवे बनवा दिया, सरकार ने इस व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया, ये पैसा हाईवे में लगा दिया, ये पैसा हॉस्पिटल में लगा दिया। इस सरकार ने इस व्यक्ति के लिए रेलवे स्टेशन खुलवा दिया, बस स्टैंड खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए। तो ये सरकार ने ये पैसा इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए लगा दिया और इसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स हो गए कि गवर्नमेंट ने इस टैक्स के पैसे को, जो सर इस व्यक्ति ने टैक्स पे किया, इस टैक्स के पैसे को डायरेक्टली या तो इस तरीके से पे करा उस व्यक्ति को, और इनडायरेक्टली इस मेथड से पे कर दिया। तो वी कैन सी कि जो टैक्स वी आर पेइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूजिंग द सेम टैक्स अगेंस्ट अस विद टू मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। और वैसे ही टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नीचे लिखे नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टू there are two types of tax. नंबर एक डायरेक्ट टैक्स, नंबर एक डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है देखिए, तो ये है पब्लिक और ये है गवर्नमेंट। तो जब पब्लिक गवर्नमेंट को सीधे जो टैक्स पे करती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बीच में कोई नहीं होता, कोई मीडियम नहीं है। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया पब्लिक के ऊपर और पब्लिक ने पे कर दिया सीधे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगाया अब जनता के ऊपर और इस जनता ने सीधे पे करा गवर्नमेंट को, तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनके बीच में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, अब आप इसको डेफिनेशन लिखने के बजाय इस चार्ट को बना लीजिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया पब्लिक पर और पब्लिक ने सीधे पे करा गवर्नमेंट को, इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इस ए व्यक्ति और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इस ए व्यक्ति को इनकम दी और उसी इनकम पर इस व्यक्ति पर टैक्स लगा दिया, तो वो टैक्स इस व्यक्ति ने सीधे गवर्नमेंट को पे करा।
तो इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी टैक्स। पब्लिक हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी पब्लिक हाउस टैक्स। अब जैसे आपने मकान बनाया, आपका मकान है, सरकार ने सीधे सीधे लगा दिया आपके मकान के ऊपर टैक्स। तो कह दो कि अब बच्चे पूछते हैं कि भैया मकान तो मैंने बनाया, तो इसमें सरकार मेरे मकान पर मुझसे टैक्स क्यों ले रही है? इसमें सरकार ने तो मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड। तो बच्चे कहते हैं कि भैया स्पेस तो मैंने खरीदा था पैसे देकर। तो खरीदा था आपने, प्रोवाइड किसने किया? तो बच्चे कहते हैं कि जिस व्यक्ति से मैंने खरीदा था उसने प्रोवाइड किया। उस व्यक्ति को किसने प्रोवाइड करा? उसको भी किसी ने करा होगा। उसको किसने करा? तो ये लैंड किसकी है? बेशक प्राइवेट है, लेकिन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। चलो इस बात को इग्नोर करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कह रही है कि ठीक है भैया, आपका मकान है, आपने बनाया, ठीक है। वो कह रही है कि आपने मकान बनाया, ठीक है, चलो आप ये कह रहे हो कि मेरा मकान है, मैंने बनाया, मैंने रामलाल से लिया था, रामलाल ने श्यामलाल से लिया था, आपका इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट? आप मुझसे क्यों ले रहे हैं हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही ठीक है भाई, तू अपना घर बना, ना तेरे घर में लाइट जाएगी, ना तेरे घर में गैस कनेक्शन जाएगा, ना तेरे घर के बाहर नाली होगी, ना तेरे घर के बाहर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी, ना तेरे घर के बाहर पक्की सड़क बनेगी। तू अपना घर बना रहा है। तो वो तो वो व्यक्ति कहेगा, सॉरी सर, मैं इन सब चीजों को तो भूल ही गया था कि आप लोग ये आप सब मुझे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। मैं प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रॉपर्टी टैक्स आपका जो हाउस है, प्रॉपर्टी है, उसके आसपास जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, बिजली के लिए पैसे कर रहा हूँ, लेकिन अगर कनेक्शन ना पहुंचे सरकार वहां तक, तो आप उस पैसे को पे करके क्या कर? सड़क बना ये सरकार, तो सड़क बनाने के लिए सरकार आपसे पैसे कमीशन करे? नहीं होता। तो वो सब किससे होता है? वो सब टैक्स के पैसे से होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स के हैं। फिर गिफ्ट टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब गिफ्ट टैक्स क्या है? तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि लोग पैसा बचाने के लिए व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? सरकार अभी तक गिफ्ट पर टैक्स नहीं लेती थी, तो इसी बहाने लोग क्या करते थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे कि एक मकान खरीद लिया, बंगला, शादी में अपनी लड़की को गिफ्ट दे दिया, अपने लड़के को गिफ्ट दे दिया, एक गाड़ी खरीद ली, गिफ्ट दे दिया, कोई बहुत ही महंगी चीज खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, गिफ्ट दे दिया। अब इस लड़की लड़के से पूछा गया कि आपको ये आपके कहाँ से आया, तो वो कहेगी गिफ्ट मिला है मुझे, बस इतना बोल के बात खत्म। अब उसकी कीमत 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, सरकार उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन सरकार ने देखा यार ये सब मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, किसी ने प्रॉपर्टी के नाम पर गिफ्ट दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया गिफ्ट के रूप में। तो अब सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाते हुए गिफ्ट पर टैक्स लगा दिया।
और कहा कि ठीक है भैया गिफ्ट दो, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट, आप खूब खूब गिफ्ट दो, लेकिन फ्री वाला गिफ्ट कहाँ तक वैलिड है? ओनली 50K, 50,000 तक। 50,000 तक ही आप फ्री वाला गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें 1 रुपए जुड़ेगा, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्री आप किसी को गिफ्ट देंगे तो सिर्फ 50,000 तक का ही दे सकते हैं। अगर उसकी कीमत 50,000 1 रुपए भी हुई, तो जिसको गिफ्ट मिला है, सरकार ने उसके घर रेड मारी, इनकम टैक्स ने, उससे पूछ सकती है कि ये 50,000 1 रुपए का गिफ्ट आपको मिला, इसका टैक्स पे किया आपने? अब यहां पर बच्चे पूछते हैं कि भैया टैक्स देने वाला देगा या लेने वाला देगा? तो भैया उस देने वाले ने अगर मान लो उसको कोई वस्तु दी है, तो वस्तु जब उसने खरीदी है तो उसने तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, उस पर टैक्स दिया होगा। तो यहाँ पर देने वाला नहीं देता है, यहाँ पर लेने वाला देता है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो अगर 50,000 से ज्यादा की कीमत है गिफ्ट की, तो उस व्यक्ति को विद जस्टिफिकेशन, विद वैलिड प्रूफ्स ये बताना पड़ेगा कि जी इस पर मैं, मेरे रिश्तेदार टैक्स दे चुके हैं सरकार को, गिफ्ट टैक्स अलग से। जो खरीदने का टैक्स है वो तो दे ही चुके हैं, लेकिन इसको, इसकी मुझे, कि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो इसका मैं टैक्स आपको दे चुका हूँ, ये रहा, इसकी ये रही ऑथराइज स्लिप। तो ये इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बेटा 50 + 50 करोगे तो कितना हो गया? 50 + 50 करा तो कितना हो गया? 1 लाख। और मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000 से 1 रुपए ज्यादा का टैक्स दिया, गिफ्ट दिया, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये चाहे आसान किस्तों में 5 बार दे, चतुराई के लिए जाएगा तो एक ही व्यक्ति पर 50,000, 50,000 हो गया ना, 1 लाख। चाहे आज ये दे दिया, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद ये दे दिया, 2 महीने हो गए। ठीक है। अभी जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गिफ्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब नंबर लो 2 लिखे, इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा आप फिर वही देखो, आप चीजों को बोलने से पहले सोचते नहीं हो, थोड़ा सा सोचो, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है, टैक्स आपको इनकम पर जो टैक्स देना पड़ता है वो भी हर साल देना पड़ता है, एवरी ईयर। तो पर ईयर आपने 1 साल में कितनी इनकम कमाई उस पर टैक्स लगता है आपको। ये नहीं कि आपने, आपकी 2 साल की इनकम पर एक साथ टैक्स लग जाएगा। 1 साल की इनकम पर एक बार टैक्स, दूसरे साल की इनकम पर दूसरी बार टैक्स, तीसरे साल की इनकम पर तीसरी बार टैक्स। तो ऐसे ही जो गिफ्ट दिया जाएगा, तो गिफ्ट अगर किसी व्यक्ति की आय से रिलीज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही तो हो रहा होगा। अब 1 साल के अंदर उसने, उसको कितने गिफ्ट मिले, उसकी आय 1 साल में कितनी हुई, तो सरकार उस पर टैक्स ले रही है ना, उस परस्पेक्टिव से।
तो एक साल के अंदर उसको कितने गिफ्ट मिले उसके हिसाब से। अगले साल गिफ्ट मिलेंगे तो वो अगले साल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो टैक्स सिस्टम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। ठीक है, हेडिंग डालें। इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अरे हेमंत भाई, आप लोग क्यों नहीं सोचते? आप कह रहे हो कि एक पर्सन चार अलग अलग बंदों को 50-50 के दे, फिर वो चार बंदे भी पर्सन को दे, तब तो भैया मैंने क्या कहा आपसे कि जो व्यक्ति गिफ्ट रिसीव करेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसने चार बंदों को दिया, उसने चार बंदों को गिफ्ट दिया, तो चार बंदे टैक्स पे करेंगे। 50,000 के से ज्यादा का है तब। और अगर वो चार बंदे उस व्यक्ति को दे रहे हैं तो 2 लाख हो गए उसके। तो वो पे करेगा। जो व्यक्ति रिसीव करेगा वो पे करेगा, उसको चार बंदे दे चाहे 40 बंदे दे। लेकिन 50,000 से कम की कीमत है तो वो पे नहीं करेगा। 50,000 एक का भी है तो वो पे करेगा जिसने रिसीव करा। अब 4 दे, 40 दे, 400 दे। अब इस ये कॉमन चीज सोचो कि जो रिसीव कर रहा है वो पे करेगा, दैट्स इट। अब एक आदमी 5 लोगों को दे रहा है, 50 लोगों को दे रहा है, तो 50 लोग पे करेंगे अगर उनका रिसिप्ट 50,000 से ज्यादा का है। ठीक है, और वो 50 बंदे जब उस व्यक्ति को वापस कर रहे हैं तो वो पे करेगा अगर उसका रिसिप्ट 50,000 से ज्यादा का है। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, तो ये गवर्नमेंट है और ये आप लोग हैं। तो देखिए जब गवर्नमेंट ने आप पर टैक्स लगाया, तो अगर आपने गवर्नमेंट को सीधे पे करा तो वो टैक्स कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। अब क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया प्रोड्यूसर पर 10 रुपए का। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया होलसेलर पर 5 रुपए का। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया रिटेलर पर 5 रुपए का। प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स लगाया, टोटल टैक्स कितना हुआ? 20 रुपए। इन सब ने ये पैसा उस वस्तु की कीमत में जोड़ दिया। ये वस्तु थी, इसकी कीमत में जोड़ दिया। ये 20 रुपए इसमें जोड़ दिए सबने। 10 रुपए इसने अपने जोड़ दिए, 5 इसने अपने जोड़ दिए, 5 इसने अपने जोड़ दिए। अब ये वस्तु फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की थी, तो ये हो गई 120 की। अब आपने उस वस्तु को खरीदा तो 120 में खरीदा। तो भैया आप ये देखो, ये 20 रुपए दूसरे के ऊपर लगा हुआ टैक्स आपकी झोली में फेंक दिया गया। तो क्या ये 20 रुपए सरकार ने आपके ऊपर लगाया था? नहीं, ये लगाया था इन लोगों के ऊपर। और इन लोगों ने उस वस्तु को आप तक पहुंचाने के दौरान
वो सारा पैसा उस वस्तु पे जोड़ दिया। तो ये टैक्स भी घूम फिरकर आपने ही पे करा। किस तरीके से? इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये टैक्स कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गई बात? जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वस्तु को बनाता है। तो वस्तु को उसने बनाया 10 रुपए का, उसका प्रॉफिट, रॉ मटेरियल, सब चीज लगाकर, चारों फैक्टर लगाकर उसकी कीमत 10 रुपए हुई। अब जैसे ही वो मार्केट में उसको बेचने के लिए गया, सरकार ने कहा नहीं, 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कितने की हो गई? 15 रुपए की। उस व्यक्ति ने 5 रुपए जो उसको टैक्स पे करने थे, उसने वस्तु में जोड़ दिए। उसके बाद वो गई होलसेलर के पास या आगे किसी व्यक्ति के पास, तो सरकार ने उस पर भी टैक्स लगाया कि भैया तुम इसको बेचोगे तो सेल्स टैक्स दो। तो सेल्स टैक्स के लग गए 5 रुपए। तो ये हो गई 20 रुपए की। अब कस्टमर ने इसको 20 रुपए में खरीदा। अब कस्टमर को बेचारे को क्या पता कि इसके अंदर 5 रुपए इसके, 5 रुपए इसके टैक्स वाले जुड़े हुए हैं। जबकि वो होल क्या नाम है, प्रोड्यूसर को पे करने थे और होलसेलर को पे करने थे। वो बेचारे कस्टमर को पे करने पड़े। तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार ने पब्लिक के ऊपर तो नहीं लगाया, आपके ऊपर तो नहीं लगाया, लेकिन यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। तो लिखें, इसमें चैनल बना लीजिए, गवर्नमेंट, अदर पर्सन और कस्टमर। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अदर पर्सन पर, और अदर पर्सन उसी टैक्स को पेल देता है, थोप देता है कस्टमर पर, और फिर ये कस्टमर पे करता है उस टैक्स को गवर्नमेंट को। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस चार्ट को बना लीजिए। क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट? अब जितने भी टैक्स आएंगे जो इस तरीके से लगेंगे, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? तो देखिए, होता क्या था, प्रोडक्शन टैक्स अलग, सेल्स टैक्स अलग, एक्साइज अलग, कस्टम अलग, ये वाला टैक्स अलग, ये वाला टैक्स अलग। तो सरकार ने क्या करा, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम कर दिया और इनकी जगह बना क्या दिया? जीएसटी। इनकी जगह क्या बना दिया? जीएसटी। कि अलग अलग टैक्स ना देकर एक टैक्स हो, तो वो है जीएसटी। तो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज जीएसटी? सॉरी, जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया? कौन बताए? जीएसटी को कब से शुरू किया गया? बताओ, कौन बताएगा?
हम्म तो नीचे नोट डालें और लिखें in 2017 government of India in 2017 government of India introduced the GST after subsuming all the indirect taxes all the indirect taxes full stop तो हिंदी मीडियम में लिख लेंगे ना बच्चे कि भारत सरकार ने जीएसटी को 2017 में शुरू करा सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाकर भारत सरकार ने 2017 में जीएसटी को लेकर आया सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाकर अब नीचे हेडिंग डालें अबाउट जीएसटी अबाउट जीएसटी तो जीएसटी के मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो यू शुड नो तो पहला पॉइंट लिखें जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा पॉइंट लिखें द टैक्स फीचर ऑफ जीएसटी the tax feature of GST was added was added under Article 279 279 the feature of GST was added under Article 279 sub article A यानी आपसे कोई पूछे कि जीएसटी का मेंशन कहाँ है तो 279 ए में है तो इसको 279 में ऐड किया गया
सब सेक्शन सब आर्टिकल बनाया गया ए, तो 279 ए कर लेना है इसे। अब मैं शॉर्ट में एक वो लिखा रहा हूं, एक पैटर्न बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं जिसको आपको समझ लेना है, लिख लेना है, दैट्स इट। इसी बात के इसी लाइन के नीचे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया गया किससे? जीएसटी से। अब ऐसा चार्ट बनाते चले, जीएसटी को ऐड किया गया, आर्टिकल 279 ए में जीएसटी को ऐड किया गया आर्टिकल 279 ए में, जीएसटी ऐड आर्टिकल 279 ए इन 2016, इन 2016 जीएसटी को ऐड किया गया आर्टिकल 279 ए में इन 2016। एरो इसी के नीचे देकर आगे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 2016 के बाद थ्रू 101 अमेंडमेंट 2016, 101वां संविधान संशोधन किया गया 101 अमेंडमेंट 2016 में, और उसके बाद 279 ए में अमेंडमेंट करके 279 ए लाया गया। उसमें सब आर्टिकल ए जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चार्ट बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें इन शॉर्ट। तो कोई मुझे बताएगा, जब 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से जुड़ा है, तो 100वां कौन से जुड़ा था विदाउट चीटिंग? सिंसियर तरीके से कोई बताएगा? हम्म। तो बांग्लादेश से क्या, बांग्लादेश बांग्लादेश लिख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय बांग्लादेश? ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखें अबाउट जीएसटी में, जीएसटी के थॉट को, विचार को सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जीएसटी is regulated by
GST is regulated by a GST council. GST is regulated by a GST council which is headed by FM of India, Finance Minister of India, which is headed by FM of India. और इसी लाइन के नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा. GST काउंसिल is mentioned under Article 279 A1. अब देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं. आर्टिकल 279 में व्यवस्था थी टैक्स की, तो सरकार ने 279 ए को इंट्रोड्यूस किया जिसमें लेकर आया गया जीएसटी को. अब जीएसटी की जितनी बातें हैं वो सब 279 ए में होंगी. अब जब ए को जस्टिफाई किया गया, जीएसटी को खोल खोल कर बताया गया, तो ये हुआ जीएसटी को रेगुलेट कौन करेगा, तो ये हुआ जीएसटी काउंसिल. तो जीएसटी के रेगुलेशन की सबसे बड़ी बॉडी है जीएसटी काउंसिल, उसको सबसे पहले रखा गया. तो अब जो बातें इसमें जोड़ी गई ए के अंदर, तो ए के अंदर लिस्टिंग की गई नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आ गई जीएसटी काउंसिल, फिर नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, ऐसे करके 279A1, 279A2, 279A3, इस तरीके से आर्टिकल चल रहे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ऐसे ही 279A1 में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. जीएसटी की रेट्स को 5 स्लैब्स में डिफाइन किया गया है. जीएसटी रेट्स आर डिफाइंड अंडर 5 स्लैब्स. जीरो 5%, 12%, 18%, 28%. तो ये 5 स्लैब्स में डिफाइन किया गया है. अब 0% यानी जिन पर जीएसटी, जिन पर टैक्स नहीं लगता. एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सी चीजें हैं वैसे तो, एग, मिल्क एंड मोटा अनाज, इसको बोलते हैं सीरियल्स. अंडे, दूध, यानी जो आपकी डे टू डे बेसिस की जीवन यापन की चीजें हैं, उन पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता, वो 0% की स्लैब में आते हैं. 5% वाली में एग्जाम्पल लिख लीजिए. शुगर यानी चीनी, टी यानी चाय,
मसाले, स्पाइसेस। मैं कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सारे नहीं लिखा रहा, बहुत सी है। आपको अगर सारी स्लैब देखनी है तो 0% की स्लैब निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीजें उसके अंदर है। मैं कुछ कुछ एग्जांपल ही लिखा रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द होल थिंग्स विच आर मेंशन्ड अंडर दीज स्लैब्स। तो ये हो गई 5% की। 12% में 12% में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, लग्जरी वाले अलग, नॉर्मल वाले अलग। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर को यहाँ रखा गया है 12% की। और जो और भी लग्जरी आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको 28% की स्लैब में रखा गया है। तो कंप्यूटर हो गया 12% वाली कैटेगरी में। और प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे आपकी फ्रूटी है, आम से प्रोसेसिंग करके रेफ्रिजरेटर में करके उनका फ्रिजरेंट करके उनको प्रिजर्व करके आपको पैक करके दी जाती, तो ये प्रोसेस हो गई। जो पैकेट वाला है मैक्सिमम वो प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है। तो ये 5, 12 ऐसे ही 18%, 28%। आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। तो जो आपके सोप हो गए, मोबाइल फोन हो गए, शैम्पू हो गए, कैमरा, ये सब 18% में आ गया आपका। टूथपेस्ट, फ्रिज, स्मार्टफोन, ऑयल, ये सोप, साबुन, ये सब 18% में है। और 28% में आपका घोड़ा गाड़ी, लग्जरी कार, टोबैको, जो इस तरीके की चीजें हैं, ये सब 28%। ठीक है। तो ये 5 स्लैब्स हैं। सही कह रहे हो वैसे तो। अभी कल की ही बात है। नहीं। कल की ही बात है। मैं ऑफिस से निकला। माई ऑफिस इज इन सीपी कनॉट प्लेस। तो आई वॉज मूविंग टू द स्टेशन वाइल बाई बस। तो मैंने देखा क्या कि उस कनॉट प्लेस की चैम्बरी से, अब जैसे मेरे ऑफिस से ऐसे रोड आके चैम्बरी पर आना है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर और ऐसे लंबी लाइन लग के मेरे ऑफिस तक गई हुई है। करीब आधा किलोमीटर की लंबी लाइन थी। तो मैंने सोचा वैक्सीनेशन चल रही होगी, वैक्सीनेशन चल रही होगी और वैक्सीनेशन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग खड़े होंगे। ठीक है। वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े होंगे, या फिर कोई ऐसी चीज जो और यूजफुल होगी वो होगी। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और जब वो शॉप के सामने पहुंची तो यहाँ लिखा था वाइन एंड बियर शॉप। और करीब 150 आदमी होंगे इतने इतने डिस्टेंस पर खड़े। देयर वर 5 to 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हु वर डीलिंग देम इन द लाइन, इन द क्यू। कि 5 से 10 आदमी तो लाइन को मेंटेन करने के लिए ही थे। बताओ अब। बस वाला कंडक्टर भी सरप्राइज हुआ, इवन मैं भी और ड्राइवर भी। वो सब गालियां देने लगे इन लोगों को कि
तो वही चीज है कि मेंटालिटी समझ में नहीं आती लोगों की। तो चलिए, ये हो गए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं आगे। तो जीएसटी के बारे में है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, अगर किसी वस्तु को उठाकर 18 से 12 में ले जाना है, किसी वस्तु को उठाकर 12 से 18 में ले जाना है, किसी की स्लैबिंग चेंज करनी है, हु विल डू? हु विल डू? तो हु विल डू में आप सीधे नाम लेंगे जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो समय समय पर, और वो डिसाइड करती है कि किस वस्तु को किस स्लैब से उठाकर किस स्लैब में डाला जाए। तो वस्तुओं पर जीएसटी की कीमतों का निर्धारण, द प्राइस परसेंट ऑफ द जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इज डिसाइडेड प्योरली बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी कब बनी वो बता दिया मैंने, ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए जीएसटी वाले लिख लो अगर लिखना है। सीईओ वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन सीईओ के बारे में इतना ही पूछा जाता, चेयरमैन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जीएसटी के एक सीईओ की पोस्ट भी है, इस पर अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो फिलहाल एके चल रहे हैं। तो नाम लिख लेना, अमिताभ कांत सीईओ है जीएसटी काउंसिल के। ठीक है, अब जैसे कंपनी का मालिक होता है एक सीईओ होता है और एक मैनेजर होता है, तो उसी तरीके से अलग अलग है पोस्ट है। अब जीएसटी काउंसिल से बाहर आओ और नीचे नीचे हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। तीनों में अंतर समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। देखिए, अभी आपने टैक्स पढ़ा, टैक्स देखा दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स वो फैसिलिटी है या वो कर है जो सरकार आपसे किसी सर्विस के बदले लेती है, और आप सरकार से पूछ सकते हो कि सर आपने हमारे पैसे का क्या किया। अल्टीमेटली सरकार इसी पैसे को आपके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में खर्च करती है, उसे टैक्स कहेंगे, जो अभी तक आपने पढ़ा। तो टैक्स के बारे में तो आपको पता है। अब देखते हैं सेस। तीनों की अलग अलग कैटेगराइजेशन होते ही आपको अंतर तीनों में स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट इज। अब सेस क्या है? तो सेस क्या है? सेस को हिंदी में बोलते हैं उपकर, और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लगता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लगता है। जैसे आपने देखा कि 2014 में भारत में सरकार ने शुरू करा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, तो सरकार ने कहा कि भैया हमारे देश को साफ करने में सरकार ही नहीं बल्कि जनता यानी देश के लोगों की भी भागीदारी हो। अब आप देखिए जीएसटी लाया गया 2017 में, तो 2017 से पहले टैक्स चलता था इनडायरेक्ट टैक्स। उस इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते थे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, और उसकी कीमत थी वस्तुओं और सेवाओं पर 14%। यानी अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो 14% वैट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप शैम्पू लेने गए, सामान लेने गए, तो 14% आपको वैट देना पड़ता था बिफोर जीएसटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सरकार ने कहा कि भाई भारत को स्वच्छ करने के लिए हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो भारत में रह रहा है, इवन सरकार की ही नहीं। तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक सेस लगा दिया।
किसके ऊपर? पब्लिक के ऊपर। कि अब हमारे देश का कोई भी आदमी पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, कार खरीदे, कुछ भी खरीदे, उस पर उसे वैट के साथ सेस देना पड़ेगा, जो था 0.5%। कितना? 0.5%। यानी मैं मान के चलो कि 14% अगर आपको वैट देना पड़ रहा है, तो 0.5% आपको सेस पे करना पड़ेगा। तो अब टोटल आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना? 14.5%, 14.5%। अब सेस में और टैक्स में क्या अंतर है? आप सरकार से इस 14% का हिसाब ले सकते हो, इस 5%, 0.5% का नहीं। सरकार ने ये पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हैं, 14% का आप सरकार से एक ब्यौरा ले सकते हैं, लेकिन 0.5% का आप सरकार से डिटेल नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार ने आपको बता दिया कि ये भारत की स्वच्छता प्रोग्राम पर लगाया जाएगी। इस 0.5% पर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप सरकार से उम्मीद करो कि ये पैसा सड़क बनाने में खर्च हो, एजुकेशन में खर्च हो, इधर खर्च हो, उधर खर्च हो, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से हमने डिस्कस की थी बात। तो 14.5% हो गया सेस। कुछ दिन बाद ही 2015 में सरकार ने एक स्कीम चलाई कि भारत सरकार किसानों की इनकम को डबल करने की योजना बना रही। हमारे किसान देश के अन्नदाता हैं, उनकी स्थिति खराब है, तो किसानों के लिए वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई। तो सरकार ने कहा कि जिस तरह सरकार का योगदान है किसानों के लिए, उस तरीके से आम नागरिक का भी होना चाहिए, जिससे वो किसानों के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो किसानों के कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने क्या करा, 0.5% का सेस शुरू कर दिया, और उसको कहा कृषि कल्याण सेस। कृषि कल्याण सेस के नाम से 0.5% वो शुरू कर दिया। तो अब कितना हो गया, 14.5 प्लस 0.5 यानी 15%। यानी कान को सीधे ना पकड़कर घुमाकर पकड़ दिया गया, और 15% का आपसे वेट वसूल लिया गया। तो अब 0.5% ये सेस था स्वच्छ भारत उपकर। और ये अब देखिए, तो जो टैक्स होता है वो पर्टिकुलरली लॉन्ग टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता है, लेकिन सेस जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा लग गया तो लगा ही रहा। वो तब तक के लिए होता है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। उद्देश्य की प्राप्ति 4 महीने में हो जाएगी, तो 4 महीने बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो सेस होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब टारगेट अचीव्ड तो सेस खत्म। तो टैक्स और सेस में आपको अंतर क्लियर है? तो सेस के बारे में लिख लीजिए, किसी पर्टिकुलर, इट इज अ टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स imposed by the government, imposed by the government to the citizens, to the citizens for a particular or fixed target, for a particular or fixed target. It is not permanent.
It is abolished when target is completed. It is abolished when target is completed. It is abolished when target is completed. तो ये हो गया आपका सेस. अब एग्जाम्पल लिख लीजिए कि रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ सेस. तो स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस, ये रिसेंट में चलाए थे और अभी बंद हो गए हैं. स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस आर द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेस. Not presently moving तो अब देखिए नंबर हेडिंग अगली डाले सरचार्ज. अब सरचार्ज क्या है तो लिखें टैक्स के ऊपर टैक्स, बस इतनी बात लिख लें. ये है सरचार्ज कि टैक्स पर जब टैक्स लगता है उसे सरचार्ज बोलते हैं. जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐसे ही टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज. अब आपको एग्जांपल लिख लेना है, आप समझ जाएंगे. आपने अमेज़न से क्या करा, एक प्रोडक्ट खरीदा 1000 रुपए का, तो इसमें लिखा है 1000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी. अब जब बिल बना तो पता लगा कि 800 रुपए की वो कीमत का था, 200 रुपए की जीएसटी लग गई आपकी. तो आपको जस्टिफाई होगा कि हाँ टोटल मेरा 1000 रुपए का सामान है जिसमें से 800 का सामान है, 200 रुपए जीएसटी लगे थे. तो उसमें लिखा है 1000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी. अब अमेज़न वाला कह रहा है 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लूंगा. तो इस 1000 रुपए पर 50 रुपए आपके ऊपर और चेप दिए गए, तो आप यहां पर टैक्स पे कर चुके हैं, इसके ऊपर 50 रुपए और, तो ये कितने हो गए, तो ये हो गया 50 रुपए एक्स्ट्रा, ये कहलाएगा सरचार्ज. अब बच्चे ये कहते हैं कि भैया अमेज़न हमें फैसिलिटी दे रहा है, घर तक उस सामान को पहुंचा रहा है, 50 रुपए ले रहा है. तो आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग द सेम, मैं ये कह रहा हूं आप थोड़ा सा सोचो कि गवर्नमेंट ने ये सेवा का मौका किसको दिया, अमेज़न को. आपको क्यों नहीं दिया, आप ले लो. आप कहोगे कि ठीक है तुम 50 ले रहे हो, मैं 40 में काम करूंगा. नहीं, अमेज़न को लिया तो गवर्नमेंट अमेज़न से ले रही है टैक्स, और वही टैक्स अमेज़न वाले किसके ऊपर लगा दे रहे हैं, कस्टमर पे, इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज. 50 रुपए डिलीवरी चार्ज, 30 रुपए डिलीवरी चार्ज, 110 रुपए डिलीवरी चार्ज, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से अपना कन्वीनियंस जोड़कर, पेट्रोल, लेबर, सबका भाड़ा जोड़कर वो सरचार्ज लगा दे रहे हैं. तो जो भाड़ा अमेज़न को पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो भाड़ा अपना हिसाब लगाकर अमेज़न वाले उस प्रोडक्ट पर चेप दे रहे हैं. तो इनडायरेक्टली वो भी आपको सरकार को ही पे करना पड़ रहा है. एम आई राइट और रॉन्ग? इसी पर तो अभी तक हम डिस्कशन करते आए हैं. तो वो क्या कहलाएगा,
सरचार्ज। तो देखिए, हम यहाँ पर टैक्स पे कर चुके हैं 1,000 रुपए की चीज पर, और 1,000 पर फिर से 50 रुपए आपका डिलीवरी चार्ज ले लिया, तो वो सरचार्ज हो गया आपका। टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, उसे सरचार्ज कहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो मेक इट कन्वीनियंट के लिए आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो उसमें क्या होगा, अब अमेजोन ने आपकी होम डिलीवरी फिक्स कर दी, ठीक है, होम डिलीवरी फिक्स कर दी। तो अभी यहाँ तक डिलीवरी बॉय आएगा लेकर, तो डिलीवरी बॉय पैदल तो आएगा नहीं, वो अपना पेट्रोल, बाइक यूज करेगा। यानी एक तरीके से कहें कि डिलीवरी बॉय की इनकम हो गई, और वो इनकम पे करेगा अमेजोन। तो डिलीवरी बॉय को जो आमदनी दी जा रही है, उसका पैसा भी आपसे ही लिया जा रहा है। जैसे सरकार आपको इनकम दे रही है, वो आपके टैक्स के पैसे से ही दे रही है, इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो अमेजोन कंपनी क्या कर रही है, अपनी तरफ से थोड़ी ना दे रही है, इट प्लेज द रोल ऑफ मीडिएटर। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आई है बीच। वो आपसे पैसा वसूल रही है, सरकार को आपके पैसे से ही टैक्स पे कर रही है, अपने वर्कर्स को आपके पैसे से टैक्स पे कर रही है, और उसी पैसे से, आपके पैसे से ही अपना प्रॉफिट भी कमा रही है। तो हम कहेंगे, हम सारी चीज जब एनालाइज करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई, ये तो टैक्स हमने पे करा, उस पर भी टैक्स ले लिया। तो टैक्स पर टैक्स क्या कहलाता है, सरचार्ज। और फिर देखिए, इस टैक्स के प्रति आप कुछ भी नहीं है जस्टिफिकेबल, कि आप अमेजोन से नहीं पूछ सकते। अमेजोन तो कह देगा भाई डिलीवरी चार्ज लिखा तो है। समझ आ गई बात। तो ना तो सेस के बारे में आप कुछ कर पाते, ना सरचार्ज के बारे में आप कुछ कर पाते। अंतर समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। किसी का कोई डाउट? बेटर रिफंड करेंगे तो वो आपका जो पैसा है वही तो करेंगे ना। डिलीवरी चार्ज कहाँ करते हो, सरचार्ज आपको वापस थोड़ी ना करते हैं, या करते हैं? मैंने तो नहीं देखा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर रिफंड करेंगे तो वो आपके 1,000 रुपए को रिफंड करेंगे, 50 रुपए जो डिलीवरी चार्ज लगा वो रिफंड नहीं करेंगे। यू विल बी रिफंडेड बाय योर एक्चुअल अमाउंट, नॉट बाय द डिलीवरी चार्ज। तो वो आपसे उसका सर्विस पैसा लेंगे। भाई फ्री डिलीवरी है, लेकिन मैंने तो बहुत सी चीजों पर देखा है ना। अब कुछ चीजें हैं फ्री डिलीवरी, कुछ चीजें हैं चार्जेबल भी है। तो हम ऑलमोस्ट अल्टीमेटली ये नहीं कहेंगे ना कि सारी चीजें फ्री हैं। ठीक है, अब बताएं, किसी का कोई डाउट है? इफ एनीवन हैज डाउट बिटवीन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, तो बताएं। अगला हेडिंग डालें, बजट। तो सभी को पता होगा
एक पर्टिकुलर ईयर में इनकमिंग, आउटगोइंग और सेविंग, इनकमिंग, आउटगोइंग और सेविंग का हिसाब किताब रखना बजट कहलाता है। इनकमिंग मतलब सोर्स ऑफ इनकम, आउटगोइंग मतलब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेविंग मतलब आपने कितना बचाया। तो इस सब का हिसाब किताब रखना बजट कहलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक पर्टिकुलर ईयर में इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की कैलकुलेशन को बजट कहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, संविधान में बजट के बारे में कहां बताया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज मेंशन्ड वेयर? संविधान में बजट के बारे में कहां बताया गया है? बताओ, एनीवन? संविधान में बजट के बारे में कहीं नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखना। संविधान में बजट नाम की चिड़िया नहीं उड़ रही। आप 112 का कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, 112 को प्रेफर कर रहे हैं। 112 में बजट नहीं है, बजट का ही भाई है एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन, जिसे इनडायरेक्ट वे में बजट बोलते हैं, या सामान्य सिंपल वर्ड्स में बजट बोलते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्या संविधान में बजट की के बारे में बताया गया है? तो बच्चे कह देते हैं यस। नहीं, संविधान में बजट के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। संविधान में बताया गया है तो एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। एनुअल मतलब वार्षिक, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, और डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है, ना कि बजट के बारे में। ठीक है, तो बजट आपको क्लियर है? बजट इज मीन, किस सिंप्लिसिटी को जस्टिफाई कर रहा है बजट? तो देखिए, एनुअल एक साल का, फाइनेंशियल, अब फाइनेंशियल है तो पैसे से जुड़ा हुआ है, तो ये फाइनेंस ईयर की बात करेगा। एंड जो फाइनेंस ईयर है, तो फाइनेंस ईयर क्या क्या है हमारा, कौन बताएगा? अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फाइनेंस ईयर नहीं पता होगा। एक होता है कैलेंडर ईयर, और एक होता है फाइनेंस ईयर, और एक है आरबीआई ईयर। ये तीनों अलग अलग है। बताओ, कौन बताएगा? तो जो फाइनेंस ईयर है स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से पहले आता है 31 मार्च, तो वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। कैलेंडर ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी और एंड हो जाएगा 31 दिसंबर में। और आरबीआई ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई। खत्म कब होगा ये देख लीजिए अब आप।
ठीक है, तो ये तीनों लिख लीजिए। ये स्टार्टिंग डेट है, एंड की डेट आप इनके सामने लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, और जब 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो खत्म 31 मार्च को हो जाएगा। कैलेंडर ईयर, जो आपका कैलेंडर छपता है हर साल का, तो स्टार्ट एक साल 1 जनवरी से होता है कैलेंडर ईयर। अब 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और आरबीआई ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से। तो ये 3 आधारों पर ईयर की कैलकुलेशन होती है। अब आप बजट बनाइए इसमें अपना अलग अलग। ठीक है, आप घर में बजट बनाते हैं आप मंथली बेसिस में। ठीक है, तो अब देखिए जब हम बात करते हैं बजट के फैक्टर्स की, तो बजट के पहले देखते हैं टाइप, कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट के बहुत सारे टाइप, लेकिन एज पर गवर्नमेंट बजट 2 टाइप का है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। एज पर गवर्नमेंट, बजट इज 2 टाइप, रेवेन्यू एंड कैपिटल। राजस्व बजट, पूंजी बजट। ठीक है। समझ आ रही बात? तो लिखें एज पर गवर्नमेंट, चार्ट बना लें। एज पर गवर्नमेंट बजट 2 टाइप का, रेवेन्यू एंड कैपिटल। बना लिया चार्ट। अब नीचे जो रेवेन्यू बजट बनाया लिखा है आपने, रेवेन्यू बजट के नीचे 2 एरो दीजिए ऐसे। और सेम एरो दीजिए कैपिटल बजट के नीचे ऐसे ही 2 एरो। और इसके नीचे लिखे रेवेन्यू रिसिप्ट, और नीचे लिख लें इनकमिंग, यानी पैसा कहां से आया। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू कहां से रिसीव हुआ। और इसके नीचे लिखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउटगोइंग, पैसा कहां कहां गया, कहां खर्च हुआ। और सेम बात लिख ले कैपिटल में, कि कैपिटल कहां से रिसीव हुई और कैपिटल कहां खर्च हुई। तो उसको लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे कि इनकमिंग, ये गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट के पास इनकमिंग आती कहां से है। पहला, टैक्स से पैसा आता है, मैक्सिमम पैसा टैक्स से आता है। और दूसरा, नॉन टैक्सेस, पहला तो टैक्स से आता है, दूसरा नॉन टैक्सेस से। अब नॉन टैक्सेस का कोई एग्जांपल देगा कि नॉन टैक्सेस क्या क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल दो। बिल्कुल सही, चालान, रेड लाइट जंप करी, चालान हुआ आपका। कोर्ट में गए, कोर्ट में आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना कर दिया। फाइन, चालान, पनिशमेंट,
ये सब क्या है? ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स से और नॉन टैक्सेस से। अब देखिए सरकार पैसा खर्च कहां करेगी, आउटगोइंग कहां होगा? तो आउटगोइंग भी दो तरीके से होता है। पहला होता है किसी योजना में, किसी प्लान में, किसी स्कीम में। सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है, कोई स्कीम बनाती है कि ये पैसा यहाँ यहाँ खर्च हो, तो उसको बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, योजना के आधार पर किया गया खर्च। अब योजना का मतलब है बजट में क्या क्या डिक्लेरेशन की गई है कि सरकार इस साल में ये काम करेगी, तो उस पर खर्च होने वाला, तो वो कहलाएगा प्लान एक्सपेंडिचर। और दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि सरकार, अब जैसे मान लीजिए आप अपना बजट बना रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि यार इस महीने मैं अपनी इनकम जो आएगी वो मैं उससे एक बेड लूंगा, एक बाइक लूंगा, एक ये लूंगा, एक ये लूंगा। आपने पूरा हिसाब लगा लिया, तो आपने प्लानिंग कर ली। लेकिन क्या हुआ, बीच में ही अचानक किसी की घर में तबीयत खराब हुई। वो तो प्लान नहीं करा था आपने, इट वॉज नॉट ए प्लान, तो वहां पर सडन आपको पैसा खर्च करना पड़ा, तो वो हो गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर आपसे कोई अर्जेंटली या किसी ने, आपके रिश्तेदार ने आपसे लोन ले लिया, वो आपको देना पड़ा, तो वहां पर आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ रही बात है? तो सरकार के भी ऐसे होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में कि रेवेन्यू कहां कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। और फिर देखा, तो रेवेन्यू के बारे में आपने देखा बजट में, तो रेवेन्यू में आपने देखा इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है घाटा, डेफिसिट। अब अगर मैं कहूं इनकमिंग 100 रुपए की, आउटगोइंग 80 की, तो घाटा का हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, बताइए? इट इज अ स्टेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यू विल से इट इज अ स्टेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और अगर यही वाइस वर्सा हो जाए कि इनकमिंग 80 की, आउटगोइंग 100 की, यानी आय आपकी कम है और व्यय ज्यादा है, तो यू आर इन लॉस। ठीक है, तो देखिए जब घाटा, जब टॉपिक बनता है, तो घाटा भी दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी रेवेन्यू से इनकम कितनी हुई और रेवेन्यू का कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर है, कम इनकम है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे कैपिटल डेफिसिट का, तो डेफिसिट इसी से ही अगला है, तो उसी में हम सारी चीजें देखेंगे, और ये सिंपल सी बातें हैं आपको सीधे समझाने वाली। तो सरकार को इनकम कहां से आ रही है, टैक्स से और नॉन टैक्स से, और सरकार खर्च कहां कर रही है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं राजस्व इनकम, राजस्व आय, और इसे बोलते हैं राजस्व खर्च। और जब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्व घाटा क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, तब आप कहेंगे कि अगर राजस्व खर्च राजस्व आय से ज्यादा है, तो उस स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। If the revenue expenditure is higher than the revenue receipt is called revenue deficit.
अब जब कैपिटल के नीचे लिखेंगे तो कैपिटल का जब बजट बनाएंगे तो आपने लिखा कैपिटल रिसिप्ट CR और उधर लिखा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल की रिसिप्ट कहां कहां से हो रही है? अब कैपिटल किसे कहते हैं? पूंजी को। पूंजी क्या है? जैसे आपका पूंजी बताओ क्या है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, जमीन जायदाद, इसे बोलते हैं कैपिटल। तो अब कैपिटल पर रिसिप्ट क्या है कि आपने कहीं पर पूंजी किसी को किराए पर दे रखी है, तो उससे पैसा आ रहा है। आपने अपने पैसे को कहीं पर जो सरप्लस हुआ, आपने उसको प्रॉपर्टी लेकर या कहीं किसी उस पर पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपका पैसा आ रहा है। तो आपकी जो कैपिटल है उससे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। तो देखिए कैपिटल रिसिप्ट दो प्रकार की होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि कैपिटल बहुत सारी होती है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल जमीन का लेता हूँ, लैंड का। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, ए दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास दो मकान है, यानी एक एक मकान है। एक व्यक्ति ने अपना मकान किराए पर दे रखा है और एक व्यक्ति के मकान में किराएदार आ ही नहीं रहे, क्योंकि वो बुराड़ी वाला केस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल वो भूतिया घर डिक्लेयर हो गया है, तो उसके मकान में कोई आ ही नहीं रहा है किराए पे। तो इस कैपिटल को कहेंगे इससे पैसा आ रहा है और इसके मकान से पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके घर में किराएदार है तो किराएदार पैसा दे रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो कैपिटल है वो असेट क्या कर रही है? जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। और उसकी वही दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से किराएदार नहीं मिल रहे हैं, वहां से पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो एसेट होगी, ऐसी जो कैपिटल होगी जिससे पैसा आ रहा है, तो वो कहेंगे कि ऐसी एसेट जो जनरेट करती है रेवेन्यू को, और ऐसी जो जनरेट नहीं करती बल्कि नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे? अब भाई वो जमीन है, मकान है, उसका देख रेख भी तो करना पड़ रहा है, उसके देख रेख में खर्चा लग रहा है। मान लो महीने में एक बार भी जा रहा है वहां चक्कर लगाने, तो उस मकान की सफाई, सुरक्षा, ये वो प्रोटेक्शन, बिजली खराब हो गई तो वो ठीक करा रहा है, तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? सरकार की जो इनकम है उसी में कमी हो रही है। तो बहुत सी ऐसी जो एसेट है हमारी गवर्नमेंट की जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, और बहुत सी ऐसी है जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि उससे कमी हो रही है। तो कैपिटल रिसिप्ट में दो प्रकार की है। तो ऐसी संपत्तियां कौन सी हो सकती हैं? मैं तो जमीन बताई, जमीन के अलावा और कोई बताएगा कि जिस पर नुकसान हो रहा है? छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लोन। सरकार ने एक व्यक्ति को लोन दिया, सरकार ने एक व्यक्ति को लोन दिया। अब उस लोन से आना है इंटरेस्ट, वो पैसा लेकर भाग गया, तो ना तो उसका पैसा मिल रहा है ना उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सरकार उस पैसे को रिकवर करने के लिए लगी हुई है। उस पर खर्चा अलग हो रहा है, तो उससे क्या होगा? पैसा तो गया ही गया और अलग से खर्चा हो रहा है। तो उसको बोलेंगे ऐसी कैपिटल कि ये पैसा जनरेट नहीं कर रही है बल्कि नुकसान करा रही है। तो सरकार की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे पैसा नहीं आ रहा है बल्कि उसका मेंटेनेंस चार्ज, उसका देखभाल, उसका रख रखाव, उसका और नुकसान हो रहा है,
और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। ये तो आपने देखा होगा, ये रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन की इतनी बाउंड्री है यहाँ तक की, ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन की बाउंड्री। कुछ लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए, रेलवे की प्रॉपर्टी। अब उनको बोल रहे हैं घर खाली करो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल, 30 साल से वहीं बसे हुए। तो इस प्रॉपर्टी का ना तो वो टैक्स वसूल पा रही है और ना ही इसको और कुछ कर पा रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या हुआ, सरकार की आय में कमी करने वाली हो गई, क्योंकि रेलवे चाहेगी इसको खाली कराने के लिए तो वो कोर्ट में खड़े हो रहे हैं जाकर, तो उसमें अलग से उसको खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पर क्या हो रहा है कि जो एसेट है वो इनकम की बजाय सरकार का ही नुकसान करा रही है। तो कैपिटल रेसिप्ट में आप ऐसे लिखेंगे कि इनकम प्रोड्यूस करने वाली कैपिटल, और दूसरा लिखेंगे इनकम ना प्रोड्यूस करने वाली कैपिटल। बिल्कुल सही बात। एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या है, सरकार की एजेंसी है। अब एयर इंडिया फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए कर रही है, सवारी मिल नहीं रही, तो क्या हुआ, नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसी संपत्ति को लेकर क्या फायदा, ऐसी एसेट को रखकर क्या फायदा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वही चीज होगी कि ध्यान से देखिए, खर्च कहाँ करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च कहाँ करेगी, तो खर्च भी दो ही जगह करेगी। कि एक तो ऐसी जगह खर्च करेगी जिस संपत्ति से पैसा आ रहा है, जैसे इंडियन रेलवे ये इनकम प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी एसेट को और अपग्रेड करने के लिए वहां खर्च करेगी। और दूसरा खर्च वहां करेगी जो लोन पर प्रॉपर्टी ले रखी है, ब्याज ले रखा है, ब्याज पर पैसा ले रखा है, उसको लोन चुकाने में। कहीं दूसरे देश से लोन ले रखा है, कहीं किसी से ले रखा है, कहीं किसी से, तो उस लोन को खर्च करने में, उसको पे करने में जो खर्च होगा वो अलग। तो इसमें लिखना, पहले में कैप एक्सपेंडिचर में स्पेंट ऑन स्पेंट ऑन कैपिटल रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर स्पेंट ऑन कैपिटल रीस्ट्रक्चर, कैपिटल को रिस्ट्रक्चराइज करने में जो खर्च हो रहा है वो अलग। और फिर दूसरा, लोन अमाउंट, लोन इंटरेस्ट पेड, कि लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, कैपिटल वो खर्च हो रही बोले। तो मुझे बताएं कि अब बजट का रेवेन्यू और कैपिटल सेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। तो अब हम टाइप्स ऑफ बजट लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमें पढ़ने हैं, और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो नंबर 1 लिखें, नॉर्मल बजट। नंबर 2, ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजट। नंबर 3, आउटकम बजट। नंबर 3, आउटकम बजट। नंबर 4, जीरो बेस बजट। नंबर 5, जेंडर बजट।
gender budget. So these are the 5 types of budget we will learn in our next class. ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे तो हमारा बजट वाला सेक्शन कंप्लीट, हमारा बजट वाला सेक्शन कंप्लीट। फिर हमारा डेफिसिट और ट्रेड एंड वो रह जाएगा वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 5 टाइप्स ऑफ बजट वी हैव टू लर्न, वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट है